जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत नई श्रृंखला में प्रस्तुत हूँ। मित्रों, जैसे आपको पिछले क्लास में संविधान संशोधन की चर्चा हमने किया था, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो संसदीय प्रणाली की है। ठीक है, इससे पहले भी एक टॉपिक है 10वां, जिसमें क्या है, आधारभूत संरचना जो है, जिसे कहते हैं आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद में जो है अगली क्लास जो है उसमें हम जो केंद्र राज्य संबंध है, मतलब इनकी सबकी चर्चा करेंगे। हमारा जो यह लेक्चर है ये आगामी परीक्षाएं जितने भी हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आरओ या एआरओ है, जेपीएससी, बीपीएससी है, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो विद्यार्थी हमारे इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, रिवीजन करेंगे, उनका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेरा जो क्लास है, ये सारा क्लास हमारा पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गरीब, हाँ, बस आप लोगों से हम इतना जरूर मांग सकते हैं कि आप जैसे हम आपके लिए समय निकाल करके वीडियो बना रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देख करके कुछ सुझाव कमेंट है तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। और भी जो अपने यार मित्र हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके मतलब जिनकी कुछ सपना है, आशाएं हैं, जिनके माता पिता की, तो अगर अपनी आशाओं को पूरा करना चाहते हैं, माता पिता की आशाओं पे खरा उतरना चाहते हैं, माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो लग जाइए अच्छे से और तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मित्रों। अच्छा परिश्रम करोगे तो ही अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, आइए बिना विलंब किए हुए हम लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आधारभूत जो ढांचा है, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, यह उन बुनियादी और आंतरिक मूल्यों को समाहित करता है जो भारतीय संविधान का निर्माण करती है, मतलब निर्माण करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, संशोधन नहीं किया जा सकता है। आधारभूत ढांचे की अवधारणा जो है वो न्यायपालिका के द्वारा दी गई है। इस अवधारणा का विकास संविधान के तहत परिभाषित नहीं है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या कोई भी जो अन्य न्यायालय है द्वारा इनकी परिभाषा नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय जो है, विभिन्न प्रकार का जो जजमेंट है, उसी के आधारभूत पर ढांचे के तत्वों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये एक दिन का नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के जो निर्णय है उनके द्वारा ये जस्टिफाई किया गया और क्या नाम से उसी का जो सार है वो आधारभूत ढांचा के तत्वों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो है आया मामला 1951 में, और इस मामले में देखा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इस मामले से प्रथम संविधान संशोधन 1951 को चुनौती दी गई। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था, पर अंकुश लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में केवल सामान्य विधि या कानून शामिल है, न कि संविधान संशोधन। इसलिए मौलिक अधिकारों को भी संशोधित करने वाले संविधान संशोधन 13 के तहत शून्य नहीं हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। ठीक है। अब उसके बाद में गोलकनाथवाद 1967 में विवाद आया, एक मामला। ठीक है। तो इस मामले में 17वीं संविधान संशोधन 1964 को चुनौती दी गई। 17वें संविधान संशोधन के कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है एवं हस्तांतरणीय है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के तहत वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत आता है। इसलिए मूल अधिकारों में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन शून्य होगा। मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि जो मूल अधिकार है ये अपरिवर्तनीय है एवं हस्तांतरणीय है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जजमेंट सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद में गोलकनाथ मामले पर संसद की प्रतिक्रिया आई और इन्होंने 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला पुनः गया। ठीक है। तो इसे गोलकनाथ मामले के निर्णय को अप्रभावित करने हेतु लाया गया था जो। ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 गोलकनाथ मामले के निर्णय को अप्रभावी करने के लिए लाया गया था। संसद किसी भी मूल अधिकार में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है या भाग या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा क्या नाम से मतलब संसद का और सुप्रीम कोर्ट का टकराव हुआ। ठीक है। तो गोलकनाथ मामले पे संसद की प्रक्रिया आई। इसके बाद में केशवानंद भारती 1973 का मामला आया बेटा। ठीक है। तो केशवानंद भारती मामले पर संसद ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध माना। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया। संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। यहाँ पे मामला आ गया। ठीक है। केशवानंद भारती में कोई भी संशोधन कर सकती, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिसमें संविधान की आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि संविधान संशोधन जो है संसद का अनन्य अधिकार है और वो किसी भी विषय में जाकर के संशोधन कर सकती है, परंतु जो इसका संविधान का आधारभूत ढांचा है वो नष्ट हो जाए ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद में 39वां संविधान संशोधन 1975 में आया। इसके तहत इसके द्वारा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के सभापति का चुनाव को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे समझ लो बेटा कि संसद अन्याय कर रहा है। ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री और लोकसभा के सभापति के चुनाव का सभी मतलब जो चुनाव संबंधी जो मामला होता है सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो समझ लो कौन सी किसकी शासन रही होगी है। अब इतना उठक पटक कौन कर सकता है। इंदिरा गांधी वाद आया फिर 1975 में। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा 39वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है और इंदिरा गांधी मामला 1975 का जो था वो चुनावी मामला के नाम से भी विख्यात है। तो अगर प्रश्नों में यह आ जाए कि चुनावी मामला के नाम से कौन सा संविधान संशोधन विख्यात है तो 39वें संविधान संशोधन को आप टिक लगाना। ठीक है। 39वें संविधान संशोधन जो है ये चुनावी मामला के नाम से विख्यात है और ये इंदिरा गांधी का मामला आया 1975 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो यह संविधान संशोधन केशवानंद भारती के
मामले को निर्णय को अप्रभावी करने हेतु लाया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित है और इसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान लाया गया। ठीक है, तो जब इस प्रकार से लाया गया मामला, तो उसके बाद में 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद आ गया और 42वें संविधान संशोधन को शून्य व असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, समीक्षा, न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या नाम से संविधान का जो है आधारभूत ढांचा है और इसके शक्ति को न्यून नहीं कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया। ठीक है, जब न्यायालयों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसके बाद में भीम सिंह वाद 1981 में आया, कल्याणकारी राज्य सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित मामला था। वामन राव वाद जो है 1981 में आधारभूत ढांचे की जो अवधारणा है 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के बाद में किए गए संविधान संशोधनों पर लागू होंगे। इसके बाद में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वाद 1991 में आया बेटा। तो अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का वर्णन किया गया और भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्ष तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार लोगों की सरकार नहीं है। ठीक है, अर्थात कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्हित है। ठीक है, तो ये सब जो है ये एक पैमाइश दिया गया जो। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद 1992 में आया, मंडल कमीशन मामले के रूप में चर्चित था ये। कानून का शासन, इंदिरा साहनी मामला सेकंड, समानता का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में आया मामला की हो तो होलोहोन। ठीक है, की हो तो होलोहोन वाद 1993, इसे दल बदल के मामले में चर्चित हुआ। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ढांचा। फिर उसके बाद में रघुनाथ राव वाद 1993 में आया, समानता का सिद्धांत, भारत की एकता अखंडता। ठीक है, बोम्मई वाद 1994 में आया, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो ये सब बहुत से मतलब क्या नाम से जजमेंट आए। अब एक आया 1997 में यल चंद्र कुमार वाद। तो उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत शक्तियां। ठीक है, इंदिरा साहनी सेकंड वाद 2000 में आया, समानता का सिद्धांत, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वाद 2002, न्यायिक स्वतंत्रता प्रणाली की बात की गई। ठीक है, कुलदीप नायर वाद 2006, लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, यम नागराज वाद 2006, समानता का सिद्धांत और IL सेलो या कोहिलोवाद 2007 में, इसमें 9वीं सूची में शामिल की गई विधियों की भी न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों की आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और समानता का सिद्धांत। ठीक है,
आधारभूत ढांचे के तत्व क्या हैं? तो विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित को मूल संरचना अथवा इनके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। इसमें पहला है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सुप्रीम है, ठीक है। और संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्यायिक समीक्षा, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक प्रकृति, विधायी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। और व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशों सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, अनुच्छेद 226 और 27 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति, समत्व का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व, और संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। तो बेटा ये सब आपके जो है ये आधारभूत ढांचे की हमने चर्चा किया है, और यहाँ से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, और भी वनडे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे तैयार कर लेना। तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।